जब से 60-40 का नीति बना है, नियोजन नीति बना है, तब से पूरे झारखंड के जिलों में, सभी जिलों में आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है। 60-40 ना चलतों को लेकर ट्विटर में भी ट्रेंडिंग चला था। अभी हमारे बीच मौजूद है क्रांतिकारी मोतीलाल महतो दा, और जो कि अभी आज की डेट में पूरे झारखंड में परिचय का मोहताज नहीं है। स्वागत है मोतीलाल महतो दा। आपका भी जोहार है, सभी झारखंड वासियों को जोहार है। सबसे पहले हमारे जो झारखंड में जो आज चल रहा है स्थानीय नीति और नियोजन नीति को, इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित किया जाए कि झारखंडी है कौन। जैसे महाराष्ट्र ने अपने आप को परिभाषित किया है कि मराठी कौन है, गुजरात ने परिभाषित किया है कि गुजराती कौन है, बिहार ने परिभाषित किया है कि बिहारी कौन है, उसी तरह हम भी परिभाषित होना चाहते हैं कि झारखंडी कौन है। और झारखंडी को परिभाषित होने के बिहार का जो तर्ज है, जो बिहार ने जिस आधार पर बिहारी को परिभाषित किया है, उस तरह पर परिभाषित करें। कैसे करना है? सबसे पहले हमारे पास झारखंड में 4 सर्वे हुआ है, 1908 का सर्वे, 1932 का सर्वे, 1954 का सर्वे, 1964 का सर्वे। तो इस सर्वे सेटलमेंट के आधार पर पहले झारखंडी को परिभाषित करें कि झारखंडी कौन है, पहला। दूसरा भूमि संबंधी दस्तावेज, और तीसरा भाषा, और चौथा संस्कृति के आधार पर परिभाषित करें कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से परिभाषित किया है, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ ही अलग हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ अपने आप को परिभाषित कर चुका है। बस उसी तरह हम भी चाहते हैं कि झारखंडी को परिभाषित करें। जब हम परिभाषित हो जाएंगे, जब हम झारखंडी परिभाषित हो जाएंगे, उसके आधार पर सरकार नियोजन नीति बनाए। अब नियोजन नीति किस तरह बनाना है? जैसे भारत का ही एक राज्य है, 2 राज्य है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उन्होंने क्या किया है? स्पेशल प्रोविज़न यानी अनुच्छेद 371D के तहत क्या किया है? अपनी जो सरकारी नौकरियां हैं, C और D की नौकरियां, उसमें 100% रिजर्व किया है। हम झारखंड में 100% की नहीं मांग करते हैं, हम मांग करते हैं कि 95% हो, चाहे स्पेशल प्रोविज़न के तहत हो या ऐसा ही बनाए, लेकिन जैसे भी नीति बनाए सरकार हमारे हित में बनाए। सबसे पहले हमारे पास 95 90 या 95 हमारे झारखंड के छात्रों के लिए और 5% बाहर के छात्रों के लिए, इस तरह का नियोजन नीति बनाए। और जो ऑफिसर का पद है, उसमें 80 या 85% हमारे लड़कों के लिए यानी झारखंड के लड़कों के लिए सीटें रिजर्व करें, और 15% बाहर के लोगों के। इस तरह से नियोजन नीति बनाए। और नियोजन नीति में एक अगला कॉलम जोड़े कि यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा है, 5 जनजातीय संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा खोटा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया। इन भाषाओं को नियोजन नीति में जोड़े। मतलब ये जो भाषा जानेंगे वही यहाँ फॉर्म भर पाएंगे, वही यहाँ नौकरी ले पाएंगे। अगर इस तरह से बैरियर लगता है, इस तरह से अगर घोरा जाता है, इस तरह से अगर दीवार खड़ा किया जाता है, तो हमारे लोग यहाँ पर सुरक्षित होंगे, हमारी नौकरियाँ सुरक्षित होंगी और बाहरी लोग का अतिक्रमण यहाँ बंद होगा। जैसे हम अभी सभी राज्यों का, टोटल भारत के 28 राज्यों में से 18 राज्यों का हम नियोजन नीति को पढ़े, तो सभी ने जो अपने आप को परिभाषित किया है, इसी आधार पर परिभाषित किया है। सब ने पहले को सर्वे सेटलमेंट को, ज़मीन के दस्तावेज को, भूमि संबंधी, भाषा, संस्कृति के आधार पर ही परिभाषित किया है, ठीक है। और नियोजन नीति में इसी तरह का नियोजन नीति बनाया है, सभी नौकरियों में इसी तरह का बनाया, और भाषा का बैरियर भी इसी तरह लगाया है। जब आप बंगाल में जब फॉर्म भरते हैं तो आपको बंगाली जानना अनिवार्य होता है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप नौकरी ले सकते हैं। गुजरात जाइएगा तो गुजरात में आपको गुजराती जानना पड़ेगा, महाराष्ट्र में आपको मराठी जानना पड़ेगा, तभी आप नौकरी ले सकते हैं। यहाँ तक कि जब हम ओडिया का जब पढ़ रहे थे, तो ओडिया का जो क्षेत्रीय भाषा को जो महत्व दिया गया ना, पूरा हेवी उसका क्या बोलते हैं, घोरा गया है, एक दीवार खड़ा किया गया है कि कोई बाहर के लोग घुस नहीं सकता है। सबसे पहले उसका जब नियोजन नीति पढ़िएगा तो सबसे पहले कॉलम में लिखा हुआ है कि ही सी टू बी मस्ट रीड एंड राइट स्पीक ओडिया लैंग्वेज, तब आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपको ओडिया पढ़ना, बोलना, लिखना आना चाहिए, तभी आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा कॉलम में क्या लगता है कि आपको ओडिया लैंग्वेज जो है 7वां क्लास में पास करना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप वहाँ नौकरी ले सकते हैं। आप 7वां क्लास वहाँ ओडिया लैंग्वेज से पास कीजिएगा ना, नौकरी ले पाइएगा। अगला कॉलम में वो क्या जोड़ता है, तीसरा कॉलम में जोड़ता है कि आपको उसी इंस्टीट्यूट से पास करना पड़ेगा जो उड़िया सरकार ने जिस इंस्टीट्यूट को मान्यता दी है, वही इंस्टीट्यूट से आपको ओडिया लैंग्वेज में पास करना पड़ेगा, तभी आप नौकरी ले सकते हैं। उसी तरह से हम मांग करते हैं, और हमारा जो झारखंड का वैकेंसी निकलता है उसमें किसी प्रकार का बैरियर नहीं लगाया है, किसी तरह का घोरना नहीं घोरा गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी बैरियर लगे, हमारे तरफ भी घोरा जाए, ताकि हमारी नौकरियां सुरक्षित हो सके। देखिए अभी 2 वैकेंसी आया है, एक पीजीटी टीचर का और दूसरा वैकेंसी आया है झारखंड असिस्टेंट लैब का। आप उसको दोनों फॉर्म को खोल के देख लीजिएगा, तो उसमें सीधी बात, आप जैसे ही फॉर्म को ओपन कीजिएगा, वहाँ फॉर्म को ओपन कीजिएगा तो फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया हुआ कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है, मतलब पूरा राज्य के निवासी इसमें फॉर्म भर सकता है। जबकि आप बिहार में फॉर्म भरिएगा तो वहाँ लिखा रहता है भारत का नागरिक, बिहार राज्य का निवासी फॉर्म भर सकता है। महाराष्ट्र में फॉर्म भरिएगा तो वहाँ लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और महाराष्ट्र का निवासी फॉर्म भर सकता है। गुजरात का फॉर्म भरिएगा तो उसमें लिखा रहता है कि भारत का नागरिक गुजरात निवासी फॉर्म भर सकता है। लेकिन झारखंड एक बाबा जी का ढाबा है जहाँ लिखा हुआ रहता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। तो ये भारत का नागरिक वाला कॉलम कैसे हटेगा?
तभी हटेगा जब हम परिभाषित होंगे, जब हम झारखंडी आइडेंटिफाई होंगे। जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि भारत का नागरिक और झारखंड राज्य के निवासी फॉर्म भर सकता है। अच्छा मोतीलाल महतो दा, जैसे कि पिछले 1 साल से आप लोग 60 और 40 को लेकर विरोध कर रहे हैं। सभी छात्र देखा जाए तो हर एक जिला में विरोध कर रहे हैं, और देखा जाए तो इस विषय पर सरकार गंभीर नहीं है। तो क्या सरकार की मंशा कुछ और है? हमें लगता है सरकार किसी न किसी कारण दबाव में है, लेकिन देखिए इस सरकार पूरी जब से आई है, सबसे सत्ता में आई, छलने का काम किए। इसी के मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार बनती है, सबसे पहला कॉलम में जो मैनिफेस्टो में इसका है वही था कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे, और यहाँ का हर साल एक जेपीएससी का 2 एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, 2 एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद जितनी भी रिक्त पद है, झारखंड का जितना भी रिक्त पद है, उसको हम यहाँ स्थानीय नीति नियोजन नीति बना के निर्गत करके हम यहाँ के लड़कों को छात्र हित में, यहाँ के छात्रों के हित में हम नियोजन नीति बनाएंगे और नौकरियाँ देंगे। लेकिन आज सरकार ये 4-5 मुद्दा में कभी काम नहीं करवाए। उसके बाद भी बोली थी अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 5,000 देंगे ग्रेजुएशन को और 7,000 देंगे जो पीजी किया हुआ है। क्या ये 4-5 जो मैनिफेस्टो में जो शामिल था एक भी पूरा हो पाया है? अगर एक भी पूरा हो पाया तो हमें दिखा दे। अभी तक 3.5 साल की सरकार हो गई, 3.5 साल क्या है, 4था साल होने चला है। इसके बाद सरकार क्या 1 साल में कैसे दे देंगे नौकरी? जबकि जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहेगा किसी भी राज्य में, तब तक कोई भी सरकार है नौकरी नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले सरकार को काम करना चाहिए कि खतियान आधारित सबसे पहले स्थानीय नीति बना देना चाहिए और नियोजन नीति, उसके बाद नौकरी स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन आज तक सरकार ये विफल रही है, तो हम कैसे मानेंगे कि सरकार आगे भी दे पाएगी? इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के आप नियोजन नीति बनाइए, स्थानीय नीति बनाइए जो आगे जाके फंसेगी नहीं। अब ये सरकार कह रही है कि हम ये टेम्पररी नीति ला रहे हैं, ठीक है, हम परमानेंट नीति लाएंगे। तो बताइए, जब मान लीजिए 3.5 लाख पोस्ट खाली है, चल ये सरकार पूरा 3.5 लाख फॉर्म नहीं भर पाएगी, चाहे 3.5 लाख नौकरी नहीं दे पाएगी। कम से कम 1 लाख अगर मान लीजिए वैकेंसी दे रही है, ठीक है, तो 1 लाख में अगर जो रघुवर दास ने नियोजन नीति बनाया था, स्थानीय नीति बनाया था, वो हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, खारिज हो गया। इस सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई ये भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज हो गया, हाई कोर्ट में जाके खारिज हो गया। ठीक है, अब खारिज हो गया तो दोनों नियोजन नीति तो खारिज हो गया, अब कोई नियोजन नीति तो है नहीं। जब स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहेगा तो नौकरी अब कैसे दीजिएगा? यानी उल्लू बनाने का काम कर रही है सरकार। अब ये सरकार लोग कह रहा है, इसका मंत्री लोग कुछ कह रहा है कि हम टेम्पररी नीति, हम परमानेंट नीति लाएंगे। तो बताइए 3.5 लाख वैकेंसी और 3.5 लाख में से अगर मान लीजिए 1 लाख भी सरकार नौकरी देती है टेम्पररी नीति के तहत, ठीक है, तो ये जो टेम्पररी नीति है 60-40 का नीति है। यानी 60 को 100 का अगर सीट निकलता है तो 60 को यहाँ का लड़का और 40 को बाहर का लड़का फॉर्म भरेगा, 40 को ले जाएगा, 40 को ले जाएगा, यहाँ तक कि कैटेगरी भी ले जाता है। आप इसका ताज़ा उदाहरण है 2018 का वैकेंसी, जिसमें 52 को टीचर का वैकेंसी था, 48 को बाहर के लोगों का हो गया था। इस तरह से केमिस्ट्री में 37 को टीचर का वैकेंसी था, 36 को बाहरियों का हो गया था। संस्कृत में 56 को टीचर का वैकेंसी था, 54 को बाहरियों का हो गया था। तो इस तरह से तो 99% है। तो हमारा सीट कितना चला जाएगा उन लोग के हाथ में? यानी 1 लाख में हम 40,000 ही मान लेते हैं, है ना, 40,000 सीट दूसरा के हाथों में चला जाएगा। अब टेम्पररी नीति के तहत अगर मान लीजिए टेम्पररी नीति के तहत 40,000 सीट अगर हमारा चला गया तो क्या हम परमानेंट नीति बना के घास छीलेंगे उसका? नहीं ना। या अचार डालेंगे? नहीं ना। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, हम लोग 3.5 साल इंतजार किए हैं, 2-3 महीना और सही, 6 महीना और सही। सबसे पहले सरकार या झारखंडी को परिभाषित करे, स्थानीय नीति बनाए, स्थानीय नीति के बाद नियोजन नीति बनाए और हमारी क्षेत्रीय भाषाओं को इसमें महत्व दे। इतना ही हमारा मांग है। और उसके आगे नकल विरोधी कानून लाए कि जैसे हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, चोरी हो जाता है, सेटिंग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें रुकना चाहिए। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो। आज हमारा 5-6 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। JSSC CGL 2015 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। 7 साल हो गया, अभी तक एक भी एग्ज़ाम। JSSC JEE 8 साल में भी एक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। JPSC 5 साल में एक बार होता है। तो हमारा क्या पूरा हमारा जो युवा पीढ़ी पढ़ रहा है पूरा जीवन काल में एक ही एग्ज़ाम दे पाएगा, ये 2 ही एग्ज़ाम दे पाएगा और उसका समय निकल जाएगा। उसके बाद सरकार से एक और मांग करते हैं कि जो भी सरकारी नौकरी निकलता है उसमें 5 साल का कम से कम एज रिलैक्सेशन दे। क्यों? क्योंकि आप जब कोरोना का काल आया तब आप बोले थे कि सरकार कोरोना आया इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो कोरोना तो छात्रों के लिए भी तो था और 5 साल में आप वैकेंसी नहीं निकालने हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन तो देना ही चाहिए। अगर आप वैकेंसी हर साल निकालते और लड़का नहीं ले पाता नौकरी तब उसका दोष था, लेकिन 5-6 साल से आप नौकरी नहीं निकाले हैं और आप एज रिलैक्सेशन भी नहीं दे रहे हैं, तो जिसका समय तैयारी करते करते गुजर गया है, पार कर गया, वो क्या करेगा? इसलिए सरकार से ये भी मांग करते हैं कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए छात्रों को। ये हमारी मांग है।